ये वीडियो है एमए फाइनल ईयर हिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास पेपर 8 ही है। अब तक आप लोगों के पेपर का नाम है प्राचीन भारत का आर्थिक और सामाजिक इतिहास। तो सामाजिक इतिहास के अंतर्गत जो विभिन्न बिंदु हैं उनका अध्ययन आप कर चुके हैं। अब आप लोगों का आर्थिक इतिहास का अध्ययन शुरू हो रहा है। आर्थिक इतिहास की जब हम बात करते हैं तो आर्थिक इतिहास या अर्थ के अंतर्गत आता क्या है? अर्थ के अंतर्गत वे सारी आर्थिक गतिविधियां आती हैं जो धन से जुड़ी हुई हैं। इस संदर्भ में मैं एक उदाहरण देती हूँ। कौटिल्य, जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, जिसका नाम था चाणक्य। चाणक्य की पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र से क्यों कहा जाता है जबकि वो है राजनीति की पुस्तक? चूँकि भूमि से जुड़ी हुई पुस्तक है और उसमें हमें भूमि से संबंधित, चाहे वो राजनीति के प्रश्न हो, अर्थ के प्रश्न हो, उनकी जानकारी हमें प्राप्त होती है, इसीलिए उसका नाम अर्थशास्त्र रखा गया। तो भी आर्थिक से तात्पर्य है जो धन से जुड़े हुए सारे मैटर हैं, उन सबको हमें आपको अध्ययन करना है। जहाँ हम आर्थिक की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत मुख्य बिंदु मैं आपको बता देती हूँ जो आप लोगों को इसके अंतर्गत पढ़ने हैं। आप लोगों को इसके अंतर्गत पढ़ना है भूमि के बारे में, जब हम भूमि व्यवस्था की बात करते हैं। इसके अलावा भूमि या कृषि की जब हम बात कर रहे हैं तो बिना कर के वो भी कोई भी राज्य का सिस्टम नहीं चलेगा। तो इसके अंतर्गत आपको कर व्यवस्था के बारे में डिटेल से पढ़ना है। भूमि और कर के अलावा अर्थ से शिल्प और व्यापार भी जुड़ा हुआ है और अर्थ से मुद्रा भी जुड़ी हुई है। तो इसके अंतर्गत आपको शिल्प यानी कि जो विभिन्न उद्योग थे, जिस तरह का भारत में हस्तशिल्प या अन्य प्रकार के शिल्प थे, उनका अध्ययन आपको करना है। भारत के अंतर्राष्ट्रीय और इसके अलावा भारत में के आंतरिक व्यापार के बारे में पढ़ना है और इसके अलावा मुद्राओं के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा, कॉइन्स के बारे में। अब यहाँ जब हम लोग पहला टॉपिक लेते हैं प्राचीन भारत में कृषि का विकास, तो कृषि से को प्रारंभ करने से पहले मैं कृषि से संबंधित कुछ बातें यहाँ आपको बता रही हूँ। इसके अंतर्गत पहला है भूमि का स्वामित्व, यानी कि जिस भूमि पर खेती की जाती थी उस पर किसका स्वामित्व था। प्राचीन भारत में जो भूमि थी उस पर किसका स्वामित्व था और भूमि व्यवस्था कैसी थी। हालांकि भूमि स्वामित्व की जो व्यवस्था थी वो अभी भी उसके बारे में क्लियर नहीं है कि इस पर किसका अधिकार था, लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि इसके संदर्भ में विविध जो तथ्य थे वो धीरे धीरे विकसित हुए। स्वामित्व का अर्थ है स्वत्व, यानी कि किसका अधिकार है, यानी किसका कब्जा है। मनु के अनुसार जमीन उसकी है जो सबसे पहले उसे तोड़े, जैसे हिरन उसका होता है जो उसे सबसे पहले तीर लगाता है। तो सीधे सीधे ये हो गया, जिसने पहले उस जमीन को उपभोग करना शुरू कर दिया, जिसने उस जमीन को पहले जोत लिया, उसका उस पर अधिकार हो गया। मिलिंद पन्हो कहता भी है कि जमीन को उपभोग में लाने वाला ही उसका स्वामी है। व्यक्तिगत स्वामित्व अम्बपाली और विशाखा मेगार माता के मामले में ध्वनित भी होता है। मगध का एक ब्राह्मण 1000 करीश भूमि दान में देता है, तो दान में भूमि तभी दे पाएगा जब उसका व्यक्तिगत स्वामित्व होगा। जातकों में भी उल्लेख मिलता है कि राजगृह में जीवक ने और वैशाली में आम्रपाली ने और श्रावस्ती में अनाथ पिंडक ने दान दिया था। तो ये दान उन्होंने कैसे दिया होगा? भूमि दान दिया है, तो स्वाभाविक है व्यक्तिगत स्वामित्व इसे हम कह सकते हैं कि भूमि पर व्यक्तिगत स्वामित्व माना जाता था कि किसान अपनी भूमि पर खेती करता है। खेत का दान भूमि के व्यक्तिगत और निजी स्वामित्व का सूचक है। अब इसके अंतर्गत बस ये है कि हर व्यक्ति की संपत्ति की रक्षा करना राजा का कर्तव्य है। तो कौटिल्य ने लिखा है कि राजस्व की उगाही के वास्ते निजी जमीनों का ठीक ठाक हिसाब किताब रखना तहसीलदारों का कर्तव्य है। और ये हम कह सकते हैं कि पतंजलि भी कहता है कि जोतने वाली जो भूमि है उस पर जोतने वाले का हक है। तो इसका मतलब जो किसान उस पर खेती कर रहा है उस किसान की वो भूमि हो गई। व्यक्तिगत भूस्वामियों की रक्षा के लिए भी पर्याप्त व्यवस्था कौटिल्य के द्वारा की गई है, क्योंकि संपत्ति की रक्षा का उत्तरदायित्व किसका था? राजा का था। तो ऐसे में राजा कर लेता था और कर के बदले उसकी रक्षा को करता था, यानी कि ये उसका अनिवार्य कर्तव्य था। और हमें प्राचीन भारत में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त होते हैं जहां हम ये कह सकते हैं कि भूमि पर निजी स्वामित्व था, लेकिन कुछ भूमि ऐसी थी जिस पर सामुदायिक स्वामित्व होता था, यानी कि सभी का स्वामित्व होता था।
सभी का स्वामित्व कैसी भूमि पर होता था? जो भूमि सार्वजनिक होती थी, यानी कि उस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं था। जैसे ग्राम खेत यानी कि गांव के चारों ओर की जो भूमि है, जिसे हम चारागाह भूमि कहते हैं, उस चारागाह भूमि, जिसे ब्रज भूमि भी कहा जाता है कहीं कहीं, उस भूमि पर सभी गांव वालों का सामान्य अधिकार माना जाता था और उसे उपभोग का अधिकार सभी का होता था। जैसे एक उदाहरण है कि शाक्य और कोलीय अपनी जनजातीय भूमि को सामूहिक उद्यम के रूप में आबाद करते हैं। अर्थशास्त्र से ये पता चलता है कि सामुदायिक स्वामित्व जो था वो धीरे धीरे घटता गया, क्योंकि राजाओं को ये लगा कि इस भूमि पर भी अधिकार किया जा सकता है, इससे भी आय की प्राप्ति की जा सकती है। इस तरह से सामुदायिक स्वामित्व जो था वो धीरे धीरे घटने लगा। लेकिन सामुदायिक स्वामित्व सबसे पहले गणतंत्रों में हमें दिखाई देता है। चारागाह भूमि वो हो गई, और इसके अलावा जो जंगल की भूमि होती थी वो भी सामुदायिक स्वामित्व के अंतर्गत आती थी, क्योंकि जंगल में जो भी उपज होती थी उस पर कोई भी व्यक्ति वहाँ से उसे प्राप्त कर सकता था। उसे किसी भी प्रकार का कोई कर उसे नहीं देना होता था। राजा को परमाधिकारी स्वीकार तो किया गया, लेकिन इसके संदर्भ में विवाद है। कुछ विद्वान मानते हैं कि राजा भूमि का सर्वोच्च स्वामी था, और कुछ विद्वान मानते हैं कि नहीं था। जैसे महाभारत में स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि राजा ब्राह्मण की संपत्ति को छोड़ सभी संपत्ति का स्वामी होता था। रामायण में दशरथ का दावा है कि ब्राह्मणी संपत्ति को छोड़कर सभी संपत्ति उनकी है, वे किसी का भी धन छीन सकते हैं। तो ये माना जाने लगा कि जो जितनी भी भूमि है राज्य की, वो किसकी निजी संपदा है? राजा की निजी संपदा है। जबकि ऐसा नहीं था। राजा भूमि और जल दोनों का स्वामी जरूर घोषित किया गया, लेकिन राजा तब तक उस भूमि को नहीं छीन सकता था जब तक कोई व्यक्ति उस भूमि को जोत रहा है। राजा ने भूमि दान दिए हैं, क्योंकि हम ये प्रथम शताब्दी ईस्वी से देखते हैं कि भारत में भूमि दान देने की परंपरा शुरू हुई, जिसे अग्रहार कहा जाता है। लेकिन इस भूमि दान के अंतर्गत राजा कर के अधिकार को दान देता था या किसी एक क्षेत्र विशेष को दान देता था, नहीं तो संपूर्ण भूमि को वह उस किसी एक व्यक्ति से छीनकर दूसरे व्यक्ति को नहीं दे सकता था। हालांकि मेधातिथि ये कहते हैं कि सारा देश राजा के स्वामित्व में रहता है। जो इसे जोतता है वह उपज की चौथाई भाग चुकाने के साथ साथ लगान चुकाने के पट्टे पर उस पर स्वामित्व बनता है। लेकिन फिर भी यह जो अधिकार था, यह विवादास्पद अधिकार था, यानी कि इसे हर किसी ने स्वीकार नहीं किया। कोई कहता है राजा का अधिकार था, कोई कहता है राजा का अधिकार नहीं था। लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि राजा भूमि के एक बड़े हिस्से का पूर्ण स्वामी था और अन्य भूमि का आंशिक रूप से नाम मात्र का स्वामी था। स्वतंत्र भूस्वामी किसान थे जो पुस्त दर पुस्त अपने अधिकार का भोग करते थे, लेकिन ब्रह्मदेव के सिवा और कोई भूमि जो राजा से पाते थे उन्हें उस भूमि पर सीमित अधिकार रहता था। इस तरह से जो भूमि का स्वामित्व था, वह भूमि का स्वामित्व हमें अलग अलग दिखाई देता है। अब बात करते हैं भूमि का वर्गीकरण, यानी कि भूमि का वर्गीकरण किस प्रकार से था। भूमि बहुत से प्रकार की होती थी। जैसे वास्तु भूमि कहते थे, यहाँ बसावट होती है उस भूमि को। जहाँ कृषि भूमि होती थी, जो अत्यंत उपजाऊ भूमि होती थी, उसे कहा जाता था सीता, उर्वर, शीत्य, कृष्ट, ग्राम्य। अलग अलग समय पर हमें नाम इसके प्राप्त होते हैं। एक भूमि का प्रकार होता था केदार भूमि कहते थे आर्द्र भूमि को। इसके अलावा मैदान, साथ ही दलदल वाली भूमि, नीची भूमि, अनुर्वर भूमि यानी कि जो उपजाऊ भूमि नहीं है, और वर्षा से सिंचित जल वाली भूमि। इनके अलावा कठिनाई से खेती योग्य भूमि, कुओं के नज़दीक की भूमि, जंगल, चट्टान, पहाड़ी, पर्वत, ऊबड़ खाबड़, मरुभूमि, इस तरह की विभिन्न भूमियों के नाम हमें पता चलते हैं कि भूमि के बहुत से प्रकार उस समय में थे। अब इन भूमि के प्रकारों की यदि हम बात करें, कौटिल्य ने ये कहा है कि भूमि मुख्यतः कुछ टाइप की होती है, जैसे कृषि योग्य भूमि, परती भूमि, गोचर भूमि। ये उसने भूमि के कुछ प्रकार बताए हैं कि ये भूमि मुख्यतः होती थी जो हमें सभी स्थानों पर प्राप्त हो जाती है। इसके अलावा भूमि मतलब ये विविध प्रकार की भूमि हो गई, और इस भूमि पर
को जैसे व्यक्ति यूज़ कर रहा है उसके आधार पर इस पर कर या इस भूमि पर स्वामित्व इत्यादि निर्धारित उस समय में होता था। अब बात करते हैं कृषि की, कि यानी कृषि कैसे होती थी। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ मैं आपको सिलेबस नहीं करा रही, मेन बेसिक चीज़ें बता रही हूँ सिलेबस के अकॉर्डिंग, और उसके पश्चात आपको पॉइंट बाई पॉइंट बाकी चीज़ें बताई जाएंगी। कृषि की जब हम बात करते हैं तो खेती यानी कि किसी भी वस्तु का, किसी भी फसल का, किसी भी खाने योग्य वस्तु का उत्पादन करना। प्रारंभ में आप लोगों ने पढ़ा है कि आदिम मानव अपना निर्वाह जंगलों में शिकार करके, नदियों में मछली पकड़कर या जंगलों से फल, कंद मूल, फल इत्यादि बटोरकर करता था। वो ना तो पशुपालन जानता था, ना वो खेती करना जानता था। जब पशुपालन करना जाना उसके बाद ही उसने कृषि करना जाना। लेकिन हम ये देखते हैं कि नवपाषाण युग में मानव को कृषि करना आ गया था। उसने भूमि को समतल किया, चाहे जलाकर किया या विभिन्न तरीके से किया, और उसके बाद उसने हल आदि का प्रयोग करके कार्य किया। अब उसने कृषि के लिए क्या क्या वस्तुएं प्रयोग की। जब आर्यों ने उसने हल को चलाया, और हल को चलाकर उसने बहुत सी वस्तुएं उपजाईं, विविध प्रकार की फसलें उसने उपजाईं, सिंचाई का प्रयोग किया, खाद का प्रयोग इत्यादि का प्रयोग किया। हमें ये भी पता चलता है कि स्त्रियां कृषि कर्म करने में पूरी तरह से सहायता देती थी, यानी कि आदिकाल में खेती का काम महिलाओं के भी जिम्मे या उनके सहयोग से ही पूरा किया जाता था। कृषि और पशुपालन प्रारंभ होने के बाद एक नए ढंग का जो जीवन था वो शुरू हुआ, और संपत्ति का जो प्रमुख स्रोत हम देखते हैं वो हम पशु को देखते हैं। ये भी हम देखते हैं कि गायों को प्राप्त करने के लिए भी युद्ध हुए, और परिवहन में बैलगाड़ियाँ और घोड़े के रथ चलते थे। बाद में जब लोहे का आविष्कार हुआ तो हल में लोहे का फाल प्रयोग होने लगा, और इस प्रकार से जो उत्पादन था वो एकदम से ही तीव्र हो गया। ये चीज़ हमें दिखाई देती है। इसके अलावा सिंचाई राज्य द्वारा कृषि की बढ़ाने के लिए प्रयास किए जाते थे कि कैसे भी जो कृषि है वो बढ़ाई जाए। पेड़ लगाना पुण्य का काम माना जाता था। ये लोगों को उत्साहित किया जाता था अधिक से अधिक पेड़ लगाने के लिए। कृषि में नई नई खोजें की जाती थी, जैसे किससे भी उन चीज़ों से कैसे भी प्रकार से कृषि उत्पादन बढ़े। खेतिहरों को खेती के लिए फसलें चुनने की पूरी स्वतंत्रता थी, और ये कोशिश की जाती थी कि जहाँ नई बस्तियाँ बसाई गई हों वहाँ दूसरी फसल उगाने का अधिकार तहसीलदार रखे, जिससे कि उस क्षेत्र विशेष में वो किसी एक को बढ़ावा दे सके। नए क्षेत्रों में किसानों को ऋण भी दिया जाता था और करों में छूट भी दी जाती थी। विविध क्षेत्रों पर लोगों को बसाया जाता था, जिससे कि अधिक से अधिक भूमि का प्रयोग किया जा सके। प्राचीन काल में कृषि मुख्य उद्योग था, और ये भी कहा जाता है कि जब लड़ाई इत्यादि होती थी तो कृषि के हितों का ध्यान रखा जाता था कि ऐसा ना हो कि किसी किसान को नुकसान हो जाए। कृषि की उन्नति के लिए सिंचाई की व्यवस्था की जाती थी। कुछ कर्मचारी केवल नदियों की देखभाल, जमीन को नापने इत्यादि का कार्य करते थे, और ये कोशिश करते थे कि सभी कृषकों को नहर या नदी से समान पानी हो सके। इसके अलावा जब सिंचाई वाला नहरों और नदियों के पानी का यदि कोई किसान प्रयोग करता था तो उससे उसकी जो उपज होती थी उससे उसी के अनुसार कर लिया जाता था। यांत्रिक साधनों का प्रयोग भी किया जाता था, जो वायुबल या पवन पंखी से जल को खेतों तक पहुंचाने का कार्य करते थे। कौटिल्य ने नाली मुख का भी उल्लेख किया है। पोखरों और जलाशयों को सही रखा जाता था, जिससे कि कृषि में कोई परेशानी न आए, यानी कि सिंचाई के लिए राजा पूरी व्यवस्था करते थे जिससे कि अच्छा उत्पादन हो सके। इसके अलावा हमें ये भी देखते हैं कि कई लोग कृषि को एक विद्या मानते थे और एक एक टेक्निक पर ध्यान देते थे, और यही कारण था कि कोई एक क्षेत्र विशेष जो था वो किसी एक विशेष कृषि उत्पादन के लिए विख्यात हो गया था। जैसे दक्षिण भारत गोल मिर्च के लिए, मसालों के लिए विख्यात हो गया। इस तरह से विविध क्षेत्र जो थे वो विविध क्षेत्रों के लिए विख्यात हो चुके थे। फाइयान भी ये कहता है कि कृषि गांव का मुख्य उद्योग थी, यानी कि इसे एक उद्योग के रूप में विकसित किया गया। भारत में धान, गेहूं, जौ, तिल इत्यादि की खेती की जाती थी। एक वर्ष में 3 फसलें ज़्यादातर किसान लेते थे। विविध प्रकार के धान, अब ये विविध प्रकार के जो धान हैं वो कौन से थे? विविध प्रकार के धान के अंतर्गत हमें कई
तरह के धानों का नाम हमें मिलता है, जैसे शाली, व्रीहि, तंडुल, महाव्रीहि आदि। इसी प्रकार से धान के अलावा दलहन यानी कि दालें, मूंग की दाल, उड़द, मसूर, कुलथ, जौ, गेहूं आदि उगाए जाते थे। अन्य जैसे कलाय, अलसी, सरसों आदि। विभिन्न प्रकार की सब्जियां, शाक, मूल, कोहरा, कद्दू आदि। अंगूर, ईख आदि फल भी उगाए जाते थे। नालंदा में वेनसांग का जो आतिथ्य किया गया वो चावलों से किया गया। ये कहा जाए मगध के जो धान थे वो बहुत प्रसिद्ध थे और बहुत उच्च कोटि के होते थे, तो उन्हें अतिथि सत्कार में ज़्यादातर प्रयोग किया जाता था। मक्का, चना, मटर आदि भी इस समय उपजाए जाते थे। रुई, अलसी के रेशे, रेशम, पटसन आदि उपजाए जाते थे। तो इस तरह से भारत में विभिन्न प्रकार की फसलों का उत्पादन भी होता था और कृषि पर कर भी होता था, जो सामान्यतः 1/6 से शुरू हुआ और 1/4 तक प्राचीन भारत में लिया गया। लेकिन हमें ये दिखाई देती है आर्थिक असमानता कि जो भूमिहीन मजदूर थे वो दासों से भी बुरे थे, और जिनके पास कम भूमि होती थी, जो छोटे किसान थे, उनकी स्थिति जो थी वो दयनीय होती थी। लेकिन जिनके पास बहुत बड़ी मात्रा में भूमि थी उन लोगों की जो स्थिति थी वो बहुत अच्छी थी। अब कृषि पर कर की यदि हम बात करें तो विभिन्न नाम हमें पता चलते हैं, जिनके नाम मैंने यहाँ लिखे हैं। भाग, बलि, कर, विविध, रज्जु, चोर रज्जु। भाग, उपज में राज्य का जो अंश होता था उसे भाग कहते थे। बलि, भाग के अलावा यदि राजा उससे कुछ लेना चाहता है उसे बलि कहा जाता था। कर, संपत्ति पर लगा हुआ टैक्स। विविध, चारागाहों पर लगा हुआ टैक्स। रज्जु, राजा जब किसी भूमि की नाप करवाते थे तो जो टैक्स लेते थे उसको। और चोर रज्जु, पुलिस व्यवस्था पर कर। इस तरह से उस काल में विभिन्न प्रकार के कर लिए जाते थे। ये मैंने आपको बेसिक चीज़ें इसके अंतर्गत बताई हैं। अब किस काल के अंतर्गत कैसे कृषि व्यवस्था का विकास हुआ और कौन कौन से कर रहे, ये आपको अगले वीडियोज़ में या आगे के वीडियोज़ में बताया जाएगा। धन्यवाद।